हेलो एवरीवन। तो दोस्तों 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हुआ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी अधिक संख्या में पूछे गए। टोटल 150 क्वेश्चंस में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की सिर्फ बात करूँ, सिर्फ ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट को शामिल नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, तो लगभग 25 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी से थे। और किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन अगर 150 क्वेश्चन का अगर कोई एग्जाम है और उसमें 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि उस सब्जेक्ट का पर्याप्त वेटेज है। ठीक। अब मुद्दे की बात यह है कि मैं ऑलरेडी हम सभी लोग एक मैराथन सेशन लेके हमने लाइव डिस्कशन किया था, और उस लाइव डिस्कशन में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे को डिस्कस किया था। लेकिन अभी मतलब मैं आज फिर क्यों ये आपके सामने लेके आया हूँ, पर्पज़ क्या है इसका? देखो, दो चीज़ें हैं जो मैं बड़े मुख्य रूप से आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक तो मैं बताना चाहूँगा कि इस ज्योग्राफी के पेपर से हमें 2026 में इसको एग्जाम देना है या 2027 में एग्जाम देना है, उसमें हमें क्या सीखना चाहिए इस पेपर से, क्या सीखना चाहिए इस पेपर से। ठीक। और दूसरा दोस्तों, जो हमने रेगुलर YouTube पर जो क्लासेस लिए हैं या जो मैराथन सेशंस लिए हैं, YouTube पर जो क्लासेस और मैराथन लिए हैं, क्या उसके वो इस पेपर के लिए कितना रिलेवेंट था। ठीक। और तीसरा, हमें यह सीखने को मिलता है, ये इस हालांकि इसी पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि हमें क्या सीखने को मिलता है इस पॉइंट में, कि हमें ज्योग्राफी को किस तरीके से कवर करना है। अगर अब मैं ज्योग्राफी के पेपर की बात करूं तो इस बार का 2025 का जो ज्योग्राफी का पेपर आया था, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर आसान था। नंबर एक पॉइंट जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हैं ज्योग्राफी 2025 के पेपर में मैंने जो पॉइंट नोटिस किए हैं, ठीक है, वो पहला जो पॉइंट है जो वो ये है कि भाई अगेन बैक टू बेसिक। दोस्तों, बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? बैक टू बेसिक का मतलब है कि इस बार भी क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी का जो बेस है, और वो बेस हमें देखने को मिलता है कहां पर? एनसीईआरटी में। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, है ना। पेपर में जो क्वेश्चन का जो टाइप था, क्वेश्चन का टाइप था, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन हां, मॉडरेट से लेके टफ, मॉडरेट से लेके टफ लेवल के क्वेश्चन थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 70% क्वेश्चन मॉडरेट थे, 30% क्वेश्चंस को मैं टफ मान सकता हूं। लेकिन ये 70% मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस जो हैं, 70% मॉडरेट और 30% जो टफ क्वेश्चंस हैं, वो इसलिए टफ थे क्योंकि टफ मैं उसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जो यूपीपीसीएस हमेशा से पूछता है ना। और दूसरा, उसने जो ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस ट्रिकी थे, मतलब क्वेश्चन इतना हो सकता है टफ नहीं था, लेकिन वो जो दिए गए ऑप्शंस थे वो ट्रिकी थे। अगर क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा तो वो भी 30% सेगमेंट भी आपको बहुत टफ नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल में एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी कुछ क्वेश्चंस को मैं सामने लेके आऊंगा। एक सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया की भूमि का कुछ हिस्सा समशीतोष्ण में आता है, या ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भूमि है वो समशीतोष्ण में आती है। वो गलत था। या शीतोष्ण में आता है, वो गलत था, क्योंकि अगर आपने मैप को ध्यान से देखा है तो आप उसको ठीक प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो पहला है क्वेश्चन का टाइप। तीसरा बैक टू बेसिक्स में नहीं, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी, मतलब एनसीईआरटी में किस क्लास की बात कर रहा हूं, आप 9th से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सुन रहे हैं मेरी बात आप? 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी से बहुत बेसिक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि समताप मंडल में ओजोन गैस जो लेयर है समताप मंडल में मौजूद है, और वो ओजोन गैस सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको
जो समताप मंडल में जो ओजोन गैस है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बिल्कुल सही बात है। अब ये बहुत बेसिक बात है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लिखा हुआ है। फिर महासागरीय जलधाराओं से जो सवाल पूछे गए वो भी बहुत बेसिक थे। ठीक, मतलब मैं बोलूंगा कि जो सेगमेंट बार बार यूपीसीएस पूछता है वो थे, अगेन इस बार भी उसने मिनरल्स वाला एक तो सेगमेंट है जो हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना, और इस बार जो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए, मैप आधारित यानी मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने आपको कवर कराए हैं। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ जो मिनरल वाला सेगमेंट है उसको भी हमने कवर किया है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मैप बेस्ड क्वेश्चंस और मिनरल वाले क्वेश्चंस वो भी हमने कवर किया और इस बार वो एग्जाम में हमें देखने को मिले भी हैं। ठीक, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, अगर अब मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो हाँ, अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो लगभग 15 से 20% क्वेश्चंस यहां से आपको इस सेगमेंट से देखने को मिले। 15 से 20% क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से देखने को मिले, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, या यहां से एक सेगमेंट जो मुझे मिसिंग लगा वो जैसे ज्वालामुखी वाला सेगमेंट है, भूकंप वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट मिसिंग था। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेगमेंट से हर बार क्वेश्चन पूछ ही लिए जाए। इन अ नटशेल आखिरी में बात दोस्तों ये निकल के आती है जो कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है, भाई आपको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ सेगमेंट छोड़ के चले जाओ और अब ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पूरा पड़ेगा? क्योंकि इस बार का क्वेश्चन हमने देखे, डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस थे, डाइवर्सिटी देखने को मिली, और बाद में बहुत सारे बच्चों के रिव्यू भी आए कि इस बार का जो यूपीपीसीएस 2025 का पेपर था, ये पेपर सामान्य से लेंदी पेपर था। अब लेंदी के पेपर का मतलब ये नहीं कि 150 के 150 के उन्होंने 180 सवाल पूछ लिए, नहीं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजिकल, जैसे हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी में जो क्वेश्चन पूछे गए, वो क्रोनोलॉजी बेस्ड थे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अगर आप सेट करोगे तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने में समय ज्यादा लगता है। कितने स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है? बोलिए। उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने में समय लगता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लगता है। अब एक एक क्वेश्चन में 3-3 स्टेटमेंट है तो उसको भी पढ़ने में समय लगता है। इसीलिए पेपर बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर इस बार लेंदी है। तो कट ऑफ पर एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना ही चुके हैं, उस पर बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 85-86 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं नेगेटिव काटने के बाद, है ना, तो आप मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपका प्री नहीं भी क्लियर हो रहा है, मान लो आपके 85 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब भी आपके पास क्या विकल्प है? अच्छा बताओ। तब भी आपके पास विकल्प ये है कि आपको वापस पुनः मेंस की तैयारी ही करनी। खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे अब ये क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड था, कुडनकुलम परियोजना, बड़ा आसान सवाल था कि भाई कुडनकुलम कहां पर है, तो तमिलनाडु में। हम ये देखना है कि कितने क्वेश्चन ऐसे भी थे कि भाई एलिमिनेशन से भी सॉल्व हुए हैं क्या, तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है, A2। अब A2 हमको दो जगह दिख रहा है, दो जगह, तो या तो A2 एक यहां दिख रहा है और दूसरा A2 यहां दिख रहा है ना, A2 तो इसका मतलब B और C तो नहीं होगा, तो एलिमिनेशन से भी। काकरापारा जैसे कैगा है, कैगा कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, B4 तो आप देखेंगे तो दोनों में B4 है। अच्छा यहां पर भी B4 है। रावत भाटा राजस्थान यानी D2 कहां पर? D2 तो आप देखेंगे तो इसमें भी D2 नहीं है, इसमें भी D2 नहीं है, इधर देख लो आप जैसे। तो रावत भाटा कहां पर है? रावत भाटा सॉरी D3 नॉट D2, D3 यहां पर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रावत भाटा राजस्थान में है। अब देखेंगे तो रावत भाटा कहां है? रावत भाटा राजस्थान में। ठीक है, तो रावत भाटा हो गया राजस्थान में, तो आपने सही कर लिया, आसान क्वेश्चन था। ये भारत में 7 प्लेसेस पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा यूपी, राजस्थान काकरापारा, राजस्थान में रावत भाटा, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटका, कुडनकुलम तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद मद्रास में है, काकरापारा गुजरात में है। तो ऐसे करके 7 जगहों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये अच्छा ये कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्या है, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वास कहते हैं, एकदम सही बात है तो वो सवाना फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है उनको हम अफ्रीका में सवाना कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन ब्राजील में स्थानीय भाषा में उसको सेल्वास कहते हैं। ब्राजील में स्थानीय भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, सेल्वास। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, कथन सही पूछ रहा है आपसे। और यहाँ की जो गहरे काले रंग की जो उपजाऊ भूमि को टेरा रोसा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो गहरे काले रंग की डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हेयर इज कॉल्ड द टेरा रोसा, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर। अब देखो यूजुअली डी में जो लिखा है 1 और 2 दोनों, ये होता ए में है और ए में जो लिखा है वो होता डी में, तो कई लोगों ने जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन पर टिक लगा दिया, ऐसी भी गलती हुई है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, बच्चों ने तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज किया या फिर टेलीग्राम के अलावा या फिर वो कॉल करके बता रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये ब्राजील में जो पाए जाने वाले जो वन है यहां पर, ये इनको हम क्या कहते हैं, सेल्वास, ठीक। नेक्स्ट देखो, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक भाग रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी हम सब जानते हैं, स्टुअर्ट स्टोनी है, सैंडी है, गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, ये सारे डेजर्ट हैं। गिब्सन है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट स्टोनी है, सैंडी है ना। विक्टोरिया डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो डेजर्ट तो है, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, ये तो एकदम ब्लंडर कर दिया। उत्तर ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण में थोड़ी है, तो जो उत्तर ऑस्ट्रेलिया है वो तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्ण कटिबंध है ना। उत्तर ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है, देखो अब ये वाला पार्ट, ये 23.5 डिग्री यहां से मकर रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है तुमको। अब ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया आप देखो ना, यहां से गुजर रही है, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर, तो ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये तो ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो तुम देखोगे पेरियार नदी जो है ये केरल की है जो अरब सागर में गिरती है, लेकिन पेन्नार और पल्लार ये बे ऑफ बंगाल में, एक आंध्र प्रदेश में और दूसरी तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से निकलने वाली नदियां ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन पेरियार जो है अरब सागर में गिरती है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ओनली वन, सी, केवल एक, ठीक है। ये देख सकते हो यहां ये पेन्नार और पल्लार नदियां हैं, ये इधर, और इधर ये पेरियार नदी है। तो कई बच्चे पेरियार और पन्नार में कंफ्यूज हो गए, पेरियार और पन्नार में कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। तो अच्छे से पढ़ा है, बार बार रिवीजन किया होगा तो गलत। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, मैं कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए मैंने आपको, देखिए आप, तो जब मैंने कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए तब मैंने डिस्कस किया, जैसे अपलेशियन पर्वत है, मैंने कई बार बताया कि अपलेशियन पर्वत यूएसए का जो साउथ ईस्ट रीजन है, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ यूएसए, वहां पर है ये, ठीक है। तो A4, अब A4 देख लो आप कहीं पर है क्या, A4 सर 2 जगह, यानी A ऑप्शन और D ऑप्शन तो नहीं होगा। अब A4 यानी आपको B ऑप्शन और C ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। 1 भी कॉमन है, यानी लंकाशायर इंग्लैंड में हम सब जानते हैं, लेकिन जो रुर बेसिन क्षेत्र है ये तो जर्मनी में है, तो और वो C2 आप देखोगे तो C2 यहां पर है, तो ये हो गया C2, ठीक है ना। अब ये क्या है ना, ये यहां से हर साल आप क्वेश्चन देखने को मिलता है। विश्व के जो प्रमुख कोयला या लौह अयस्क से जुड़े हुए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, विश्व के जो प्रमुख कोयले या लौह अयस्क से जुड़े हुए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या जो खदान है, जहां पर जैसे कुजबास की खान है, कुजबास की खान हम सब जानते हैं कि रशिया में मिलती है। कुजबास की खान, जो कुजबास माइन है वो हम सब जानते हैं कहां मिलती है, रशिया में मिलती है, वो एक सही विकल्प हो गया, है ना। अपलेशियन आपको यूएसए में देखने को मिलता है, लंकाशायर इंग्लैंड में है, रुर जैसे भारत के छोटा नागपुर पठार की तुलना जर्मनी के रुर बेसिन से की गई, इसलिए छोटा नागपुर पठार को रुर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। तो एक ये चीज हो गई, तो इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व, मतलब ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। जैसे ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो ऑयल रिफाइनरीज भी मैंने आपको जो मैराथन कराई थी इंडियन ज्योग्राफी की 9 घंटे की वहां पर मैंने बताया था
जैसे मान लो नायरा रिफाइनरी गुजरात में है, ठीक है। अब मनाली, मैंने बार बार बताया था कि मनाली 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 आएगा तो हिमाचल प्रदेश में टिक लगा के चले आना, ठीक है ना। मनाली आए तो मनाली का मतलब कहां पर है सर, मनाली वो नहीं है, मनाली है तमिलनाडु में है। अब देखो क्या 2 से काम बन रहा है क्या अपना, ठीक है, 2 से काम बन रहा है क्या, A2 और B4 से काम बन रहा है, A2 B4 से सर यहाँ 2 4, अच्छा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये बी और सी ऑप्शन तो नहीं होंगे। अच्छा फिर हमें पता है कि नुमालीगढ़ असम में है, तो नुमालीगढ़ असम में है तो C1 यहां पर है 241 और फिर तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ऑयल रिफाइनरीज की पूरी लिस्ट आपके सामने, जब मैंने आपको मैराथन कराया था 9 घंटे का इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें मैंने इस बारे में डिस्कस किया था कि सर पानीपत है ना, और इधर आप देखोगे तो ये बिहार में बरौनी है ना, बोगी गांव है, ये असम में डिगबोई है ना, ये देखो आप इधर ये नुमालीगढ़ भी आपको दिखी रही है ये असम में, ठीक, ये जामनगर है, ये वडोदरा है, कोयली है, हिजरा है, ये सब अलग अलग पंजाब में उधर चले जाओगे तो तुमको इधर भटिंडा में भी रिफाइनरीज देखने को मिलेंगी, है ना। MP में जो बीना वाला क्षेत्र है वहां पर मिलेगी। अब ये बड़ा आसान था क्वेश्चन था, ये मैंने बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक पढ़ाया था। देखो अब ये कुछ चीजें पूर्व निर्धारित हैं कि भैया बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व कर लीजिए 18 के 18, उसमें से कौन यूनेस्को में शामिल है उसको कर लीजिए, नेशनल पार्क भी कर लीजिए, नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क कहां पर है, और अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में रहा है तो उसको पढ़ लीजिए, है ना। तो अब आप देखोगे तो नौकरेक की अगर हम बात करें तो दोस्तों नौकरेक नेशनल पार्क आप सबको पता है कि वो मणिपुर में नहीं है सर, नौकरेक है मेघालय में। क्योंकि हम जब शिलोंग का पठार पढ़ते हैं तो नौकरेक के बारे में पढ़ते हैं, गारो खासी जयंतिया, आपको पता है गारो खासी और जयंती, जो खासी की पहाड़ी है उसी में है नौकरेक, है ना। तो इसलिए पहला वाला तो पूछ रहा है सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, फॉल्स पूछ रहा है तो ये फॉल्स है। मानस असम से ये ट्रू है, अगस्त्यमलाई केरला में ये भी ट्रू है, तो केवल एक बी ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं आप। कौन सा सही नहीं है, पहला वाला ही जो लिखा है वो सही नहीं है। मतलब आप देख रहे हो ना, मतलब मैंने बात गलत नहीं बोली। आज कौन सा दिन है, आज है फ्राइडे, पेपर कब हुआ था, संडे। मैं क्यों 4-5 दिन बाद फिर से आपके सामने आया हूं, मैंने खुद पेपर से 2-3 बार पेपर को गो थ्रू किया, और गो थ्रू करने के बाद मैंने समझने की कोशिश करी कि भाई वाकई में हम जो लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं कि नहीं पेपर टफ था, मतलब ऑब्वियसली मैं एक टीचर के दृष्टिकोण से बात नहीं बोल रहा हूँ भाई, चूंकि मैं तो कई बार इन चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, तो तुलनात्मक रूप से, और मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसी पर बार बार फोकस करना है, तो मेरे लिए हो सकता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली देखने में आसान लगे। लेकिन चूंकि अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 2 घंटे बैठ के पेपर देना है, चाहे भले ही मुझे ही क्यों ना देना हो, तब भी उस दौरान पेपर की टफनेस हमें ज्यादा लगती है। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि चलो अब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए हैं, अब जरा इस पेपर को देखते हैं, मतलब मैंने ऐसे ही अज्यूम किया UPPCS 2025 के पेपर को कि अगर मैं इस पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दे रहा होता तो निश्चित रूप से मुझे भी वही फील होता जो आप लोगों को फील हो रहा है ना। ज्योग्राफी में थोड़ा सहज महसूस करता, लेकिन केवल ज्योग्राफी से ही तो एग्जाम निकलेगा नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स भी है। तो अगर इन सब सारे सेगमेंट को देख लें तो निश्चित रूप से पेपर लेंदी मुझे भी लगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, क्रोनोलॉजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई था नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, पेपर दे के आ गया, लेकिन अगले साल मुझे बच्चों को दोबारा पढ़ाना है जिनको 2026 में पेपर देना है, क्या उनके लिए मैं क्या आसान कर सकता हूं, कैसे इस विषय को और आसान बना सकता हूं। तो फिर मैंने पेपर का और 2-3 बार गो थ्रू किया, एनालिसिस किया, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट दोनों का। तब मैंने इस कंक्लूजन पर आया कि अगेन जो बेसिक जो चीजें हैं ना उसको फॉरगेट नहीं करना है, साथ ही साथ NCERT पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको तो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पूरी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने 3-4 पॉइंट्स में आपको डिटेल में बताया, राइट? ठीक है, तो एक बात ये हो गई। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, अब देख लो। अब क्यों, अब अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व छोड़ के गया होगा तो उसकी बहुत बड़ी गलती है, मूर्खता है, नहीं छोड़ना चाहिए उसको। गोबी मरुस्थल, जैसे मैंने आपको जब एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था तब आपको ये वाली मैंने इमेज दिखाई थी, देखो मैंने कहा देख लो, गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया दोनों में है ना, शीत मरुस्थल है, चाइना और मंगोलिया दोनों में। ऑब्वियसली रशिया और कजाकिस्तान में मरुस्थल की पहुंच नहीं है। तो गोबी मरुस्थल बार बार जब एशिया कॉन्टिनेंट मैंने पढ़ाया तो वहां सभी मरुस्थलों पर हमने चर्चा एक बार आपसे की हुई थी, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें तो माओलांग रानीगंज क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है। रामगढ़ क्षेत्र झारखंड में, तालचेर क्षेत्र उड़ीसा में, लेकिन जो माओलांग क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित है, तो दोस्तों 2, 3, 4 सही सुमेलित है, 2, 3, 4। अब
जैसे मान लो ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड स्टेट, मैं तो कह रहा हूं कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, अभी 9-10 तारीख को मैंने, इसी महीने की 9-10 तारीख को मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, खनिज पार्ट 1, खनिज पार्ट 2। उस वीडियो को जाके देख लो, 28-30 मिनट के हैं दोनों वीडियोस, 28-28 मिनट के हैं, जाके देखो, मैंने वहाँ पर इसको कवर कराया हुआ है। पालचर मैंने बताया है, रानीगंज बताया है, झारिया बताया है, सिंगरेनी बताया है, सिंगरौली बताया है, कोरापुट बताया है, रामगढ़ बताया, ये सब प्लेसेस के नाम बताए हैं, जो जो प्लेस जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं। कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र बैलाडिला के बारे में बताया, सबके बारे में बताया मैंने, छत्तीसगढ़ में जो कोयला क्षेत्र है, झारखंड में जो कोयला क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में जो कोयला क्षेत्र है। आपको बस क्या है कि रिकॉल करना है। और ये मिनरल वाला टॉपिक तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो हम स्किप किसी सूरत में कर ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अब देखो, जैसे बात आ गई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट। मैं एक बार की ये मान सकता हूं कि आपको सारे नहीं पता होंगे, लेकिन मैं ये जरूर मान के चल रहा हूं कि कान्हा नेशनल पार्क तो एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को पता है। कान्हा नेशनल पार्क एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को पता है कि भैया कान्हा तो एमपी में है। तो C1 हम जरा देखेंगे सबसे पहले कि C1 2 ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो यानी सर C और D तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, अब एक और गैस हम लगा सकते हैं कि सर जो पेरियार है, अब पेरियार नाम की नदी भी है केरल में, ठीक है, पेरियार दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ नाम है, तो अब इसमें कौन सा स्टेट है जो दक्षिण भारत को बिलोंग कर रहा है? D3। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि C1 और D3 इन दोनों ही ऑप्शन में C1 और D3 है। अब केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में बार बार सुनते हो आप, केवलादेव नेशनल पार्क, और वो है आपके राजस्थान में, तो B2। अब देख लें आप, B2 यहीं पर है, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। B2 चूंकि यहां पर है, ये है, और फिर उसके बाद दाची गाम तो जम्मू कश्मीर में है ये। केवलादेव नेशनल पार्क यही है। आप जब जाते हैं उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके मथुरा से होते हुए भरतपुर के पास जाते हैं, तो वहां पर आपको केवलादेव नेशनल पार्क मिलता है। तो इसमें से शुक्र ये मनाओ आप, उन्होंने कोई ऐसे नेशनल पार्क का नाम नहीं पूछा जो बहुत ही अनसुना हो, जो बहुत फेमस ना हो। अब कान्हा पूछ लिया उन्होंने यार, संजय गांधी, इंदिरा गांधी पूछ लेते तो फिर कंफ्यूज हो जाते, महाराष्ट्र में है कि एमपी में, महाराष्ट्र में है कि एमपी में। तो अब इस क्वेश्चन को क्या बोलोगे आप? इजी नहीं बोलोगे क्या? इस क्वेश्चन को आसान ही तो बोलोगे। मतलब मैं बहुत जेन्युइन रिव्यू कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं, मैं उस दृष्टिकोण से अब बात नहीं कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में सर प्रेशर ज्यादा होता, तो आप अगर पेपर देते तो आपको भी टफ लगता। वो दौर बीत गया, खत्म, वो समय निकल गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगले साल की भी तैयारी तो करनी है ना। अगर इस बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा तो अगली बार के लिए भी तो आपको तैयार करना है ना। और अगर अगले बार के लिए आपको अगर अपने आप को तैयार करना है, तो क्या इस बार जो पेपर हुआ है, क्या उसका ठीक से एनालिसिस नहीं करोगे? इस बार का पेपर का ठीक से एनालिसिस करोगे तभी तो आगे की स्ट्रेटेजी डिफाइन कर पाओगे। इसलिए सिलेबस विल टेल यू व्हाट टू स्टडी एंड पीवाईक्यू विल टेल यू हाउ टू स्टडी। इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, टॉप करते हैं, उनके मुंह से ये बात तुम बार बार सुनोगे। बेसिक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, सिलेबस को बार बार देखते रहना है और करंट अफेयर का रिवीजन करते रहना है। यही 4-5 पॉइंट बार बार आते हैं, राइट। नेक्स्ट, आप देखोगे, जैसे मान लो ये, अब जैसे जब मैं आपको प्लेलिस्ट पर जाके देखना, अफ्रीका महाद्वीप जब पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि सर जो मसाई ट्राइब है ना, मसाई ट्राइब आपकी कीनिया में है। अब ईमानदारी से बताओ कि जो कीनिया है वो अफ्रीका के पूर्वी, कीनिया जो है वो तो सर अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में है। कीनिया अफ्रीका के पूर्व में है। कीनिया कहां है? कीनिया अफ्रीका के पूर्व में है। तो कीनिया अफ्रीका के पूर्व में है, तो ठीक है। तो अब बता दो आप, जैसे इधर देख लेते हैं, बुशमैन ट्राइब तो कालाहारी मरुस्थल में मिलती कई बार। एस्किमो ठंडे प्रदेशों में मिलेगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेगी एस्किमो, ठीक है, इग्लू बना के, बर्फ के घर बना के रहते। पिग्मी ट्राइब कॉन्गो बेसिन में, ये भी मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब पढ़ाया था ना मैंने, आप प्लेलिस्ट में देखो जरा, अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ो जाके, वहां मैंने बताया था कि जो मसाई ट्राइब है वो वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, क्योंकि मसाई ट्राइब का प्लेस है केन्या, और केन्या है ईस्ट में। तो पहला 1, 2, 3 तो सही है, पूछ क्या रहा है? द करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, दीज 1, 2 and 3 ये सही हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट आप देखें, ये देखो बोच कालाहारी मरुस्थल है, ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया
इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरियाज सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूं लोगों से गलत हुआ होगा, क्योंकि बच्चा पंजाब और हरियाणा में कंफ्यूज हुआ होगा, बच्चा पंजाब और हरियाणा में कंफ्यूज हुआ होगा। तो आप देखोगे इनमें से जो सबसे पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना, यानी करेक्ट आंसर असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा की तरफ, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा कौन सा है सर? इसमें सबसे छोटा हरियाणा हो गया, नंबर 1। हरियाणा के बाद दूसरा हो गया सर पंजाब, हरियाणा हो गया ऐसे इसको लिखे, नंबर 1 हरियाणा हो गया, फिर पंजाब हो गया। अब देखो 1 3 1 3 दो जगह मिला, यानी ये और ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आपको ये निर्धारित करना है कि सबसे छोटा सर हरियाणा है, हरियाणा के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद फिर जो आता है, ध्यान रखिएगा, वो है फिर सर उत्तराखंड, और फिर उसके बाद है इसमें, इसको ऐसे करते हैं, सबसे छोटा हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद फिर तीसरे नंबर पंजाब है, फिर उत्तराखंड है, और फिर हिमाचल। 1 3 4 2 आप देख लो, 1 3 4 2 ये है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश इन दिए गए राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, इन दिए गए राज्यों में हिमाचल प्रदेश बड़ा है, और हरियाणा सबसे छोटा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया अमंग दीज स्टेट्स। तो आसान है जवाब देना। लेकिन हाँ, अब एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया मुझे कि सर हमने इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया। ठीक है, छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल है। अब जैसे स्वेज कैनाल है, निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था तब बताया था, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था तब भी बताया था, ठीक है, यूरोप भी पढ़ा रहा था तब भी बताया था, है ना। क्योंकि स्वेज कैनाल का जो कनेक्शन है वो बेसिकली, स्वेज कैनाल क्या कर रही है? स्वेज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है। अब देखो आप, स्वेज कैनाल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 3। अब क्या इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखोगे? तो इजी या मॉडरेट, बताओ किस में रखोगे? इजी। मतलब आप यकीन मानिए, मैंने बहुत मतलब बारीकी से देखा पेपर, कि तब मैंने बताया कि भैया मॉडरेट ही है पेपर, बहुत टफ नहीं है। हाँ, पेपर लेंदी था एग्जामिनेशन हॉल में, चूंकि पेपर लेंदी होता है तो जल्दी पढ़ने का एक दबाव रहता है, और दूसरा जल्दी पढ़ने के चक्कर में आंसर गलत भी होता है। तो यही तो एग्जाम की फिर मैकेनिज्म ही है। आसान क्वेश्चन दे देंगे, बहुत बड़ा पेपर नहीं बनाएंगे, तो फिर ज़्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन को सही करेंगे। उसको उनको आपकी स्पॉन्टेनिटी भी तो चेक करनी है कि आप कितना स्पॉन्टेनियस हो, कोई काम आप कितने क्विक रिएक्शन के साथ किसी काम को कर देते हो। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशंस। लाइकेन्स आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशंस। यस, तो लाइकेन क्या है? एक प्रकार के बायो इंडिकेटर हैं। ठीक है, अगर एयर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्लीन है, तो वहां पर आपको लाइकेन देख सकते हैं। लाइकेन ग्रो लाइकेन ग्रोज वेल इन पोल्यूटेड एरिया। नहीं, जो नॉन पोल्यूटेड एरिया है, जो नॉन पोल्यूटेड एरिया है, वहां लाइकेन बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टफ मान सकते हो, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, इसलिए मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं आप। तो केवल एक सही है। नेक्स्ट, पर्यावरण की वहन क्षमता, एनवायरमेंट के भी क्वेश्चन है एक दो इसमें। अब देखो, ये क्वेश्चन ना कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग का है। ये अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि पेपर लेंदी था, बच्चे क्यों बोल रहे हैं पेपर लेंदी था? अब इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही तुम्हारा कम से कम 2 मिनट खराब हो जाएगा, पढ़ने में ही, इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में। अभी तो हम चूंकि 2-3 बार पेपर गो थ्रू कर चुके, तो अब तो बड़ा आसान लग रहा है, राइट? लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे थे 12 अक्टूबर को, तब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा ऐसी है कि उसको आपको समझना पड़ेगा और फिर आंसर देना पड़ेगा। तो या तो आप स्किप करो या जल्दी से पढ़ के फिर सही आंसर लगाने का प्रयास करो। तो उस चक्कर में एक क्वेश्चन लोगों का गलत हुआ है। द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, क्या संसाधन का जो निष्कर्षण जो हम निकालते हैं कि दर संसाधन के उत्पादन की दर से अधिक होनी चाहिए? कभी नहीं होनी चाहिए भाई। संसाधन के उत्पादन की दर ज्यादा होनी चाहिए, ना कि निष्कर्षण की। अगर निष्कर्षण की दर ज्यादा है, उत्पादन की दर कम है, तो एक समय बाद तो संसाधन खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? तुम्हारे पास
हर महीने 10,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन तुम खर्चा जो है ज्यादा कर रहे हो, उत्पादन कम है लेकिन तुम्हारे एक्सपेंसेस, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो धीरे 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 तुम्हारे ऊपर डेप्ट बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे करके आपके ऊपर लोन बढ़ता जाएगा। स्टेटमेंट गलत है। अपशिष्ट उत्पादन पर्यावरण की एक अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, हम उतना ही वेस्ट निकालें जितना हमारे डस्टबिन का साइज है। हम अगर उससे ऊपर वेस्ट निकालते हैं तो हमारा डस्टबिन जो है फिर पाइल्ड अप हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा भर जाएगा, फिर वो कचरा बाहर आके गिरने लगेगा, आसपास के एरिया को और अधिक गंदा करेगा, तो वो हमारे लिए घातक है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब इस एग्जाम में इतना सोच पाना, मैं मानता हूं कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, राइट? इसलिए इस क्वेश्चन को आप मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में डाल सकते थे, केवल 2। अब देखो, ये तो बहुत ही आसान था, मतलब इसको तो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा। किसको नहीं पता है कि भैया राजस्थान में गुरु शिखर है, और किसको नहीं पता है कि तमिलनाडु में दोदा बेटा है? यानी A2 और B3 तो सबको ही पता है। मैं क्या बोल रहा हूं, A2 B3 तो सबको पता है, और कहीं कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है। सब खत्म, सब खत्म। B सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, पता ही है आपको। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर उसकी हाइट है। धूपगढ़ महादेव, धूपगढ़ राजपीपला में महादेव महकाल तो महादेव में है ये। और नागालैंड की चोटी शरामती है, जो नागालैंड और म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है ना। तो आसान हो गया इस क्वेश्चन का जवाब देना, वो तो इजी क्वेश्चन। अब जैसे ये ओजोन वाला फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है, क्लेमेटोलॉजी का। ओजोन लेयर शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ओजोन लेयर है यही काम है उसका। ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, इसीलिए हम जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए थे 1987 में, कि ये जो CFC जो प्रशीतक गैसें हैं, CFC है, HCFC है, इनके उत्सर्जन को कम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ओजोन डिप्लीट हो रही है। जब ये इन गैसेस का इमिशन हो रहा है और ये ओजोन लेयर तक पहुंच रही है, तो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, जो O3 है, ये O3 ब्रेक हो रहा है। ये O3 ब्रेक हो रहा है, तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल है, जो हानिकारक है, कैंसरस है, वो अर्थ की सरफेस पर पहुंचेंगे और लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली रोकती है। ओजोन क्षरण, अब बताओ इस क्वेश्चन को आप टफ मानोगे? अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा है, वायुमंडल की संरचना एवं उसके संस्तर, तब भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, है ना। या एनवायरनमेंट में जो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हो, वो भी तो इसीलिए है कि CFC को हम क्या करने हैं, कम करना है, जो प्रशीतक गैसें हैं। डी ऑप्शन पर टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन रेलवे जोन है। नॉर्थ रेलवे जोन न्यू दिल्ली में। अब ये रटना ही पड़ेगा, ल्यूसेंट भी अगर पढ़ी होगी तो आपने काम कर लिया। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर में, हाँ ये जो है कलकत्ता में, कलकत्ता में। सही पूछ रहा है तो 1-2, 1 और 2। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर आपको, ये मैं थोड़ा सा टफ मान सकता हूं क्वेश्चन, क्योंकि सब लोगों को 17 गोल याद नहीं है। अगर 17 गोल आपको याद नहीं है, पहला गोल तो याद है, पहला गोल याद नहीं है, इसका मतलब तुमने एनवायरमेंट कायदे से नहीं पढ़ा। SDG के मैं एक्सपेक्टेशन भी नहीं पाल रहा हूं तुमसे कि तुमको SDG के 17 गोल रटे हुए होंगे कि कौन सा गोल किसके लिए है, किस टारगेट के लिए है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए है। पहला तो पता ही होना चाहिए। अब जैसे पहला है सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, 1-3। अब 1-3 जो है तुमको 2 जगह ही दिख रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा क्या, A और C। बचा क्या आपके पास, A और C बचा ना। अब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से आप मेरी बात करोगे तो मुझे बेसिकली जो गोल नंबर 6 है वो ठीक से क्लियर है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो D1 यहां नहीं है, D1 यहां है, तो इसलिए आप A ऑप्शन पर टिक लगा सकते थे। लेकिन अभी भी अगर आपको SDG याद नहीं है और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आए हैं, तो ये आपके लिए सीख है, सबब है, और सीख लेना चाहिए हमको PYQ से। और सीख अब ये मिलती है कि हम 17 के 17 अब याद करके जाएंगे अगली बार। सीख ये मिलती है कि हम 17 के 17 याद करके जाएंगे, चाहे कोई ट्रिक बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन 17 के 17 हम याद करके जाएंगे अगली बार, ये तय है ना। नेक्स्ट,
बंदरगाह दिए हुए हैं, पोर्ट्स। 9 घंटे वाली मैराथन सेशन देखो आप, मैंने अभी पढ़ाई है इसी चैनल पे, उसमें हमने डिस्कस किया। अच्छा, पारादीप बंदरगाह यार, अगर आपको नहीं पता उड़ीसा में, तो तुमको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए भैया। या काकीनाडा बंदरगाह तुमको नहीं पता, या अच्छा चलो तूतीकोरिन तो हमेशा चर्चा में रहता है, तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट कहां पर है सर? तमिलनाडु में। क्या 2 से हमारा काम चल रहा है? अब देखो A3 और B1 से काम चल रहा है क्या? A3 और B1, हाँ जी काम चल रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा 3124। काकीनाडा केरला में, आलापूजा केरला में है, देखो आप D2। एक मिनट इसको वापस देख लेते हैं, फिर से सुनना, सही है, बस ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। जैसे इधर देखिएगा, पारादीप, सुनो जरा ध्यान से, पारादीप बंदरगाह कहां है सर? पारादीप है उड़ीसा में, तो ए का हो गया 3। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहां पर है सर? तूतीकोरिन तमिलनाडु, B1 हो गया। सी, काकीनाडा कहां है सर जी? तो काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, C4 हो गया। डी, अलापूजा कहां है सर? अलापूजा केरला में, तो ये हो गया 3142। 3142, 3142 यहां ऑप्शन गलत सेट है, बट लेकिन यही सही आंसर है, ये एकदम ट्रू है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो करंट से जुड़ा हुआ सवाल है। अब देखो लद्दाख, क्या लिपुलेख दर्रा लद्दाख में? भाई दर्रे, मैं फिर बोलूं कि मैंने 9 घंटे वाली मैराथन में कराया था, अरे तो कराऊंगा ही, दर्रे हमारे सिलेबस में है, पासेस हमारे सिलेबस में, तो मैं नहीं कराऊंगा क्या? और वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया, हाँ मेरे सिर पर अब ताज रख देना चाहिए कि नहीं वैभव सर जो है टीचर ऑफ द ईयर हो गए, क्योंकि वैभव सर ने जो मैराथन पढ़ाई है, वैभव सर ने जो 20 घंटे में भारत का भूगोल, 20 घंटे में भौतिक भूगोल और 10 घंटे में एनवायरमेंट और कॉन्टेंट पढ़ाया, वहीं से सारा पेपर आया, तो वैभव सर नाउ द टीचर ऑफ द ईयर वैभव शिवहरे। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, पासेस सिलेबस में है, बायोस्फीयर रिजर्व सिलेबस में है, मैंने वो पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन आया है, समझ रहे बात क्या? तो ये है मसला। तो लिपुलेख दर्रा वहां नहीं है भाई, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, ठीक है, मानाला, नीतीला, लिपुलेख सिक्किम में नहीं, सॉरी कहां है बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ रहे ना बात आप? ठीक है, नेक्स्ट, तो ये गलत हो गया, लिपुलेख लद्दाख में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, तो 2 3 4, 2 3 4। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जब पूछा गया, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे अपने 9 और 10 तारीख को जो मैंने सेशन लिए थे उसकी मुझे याद आ गई। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे उस मोमेंट की याद आई जब मैंने खनिज की 2 क्लासेस ली थी, और खनिज की 2 क्लासेस में गला फाड़ के मैंने चिल्ला चिल्ला के बाद बोला था, भाई जो ये माइंस है ना, और उनसे उनके जो स्टेट्स हैं, जो माइंस हैं और उनके स्टेट्स हैं, उसको याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और एग्जैक्टली आप देखोगे वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। गुरु महिसानी, बैलाडेला, जैसे गुरु महिसानी है, बैलाडेला, अब जैसे बैलाडेला मैंने बार बार बोला कि एशिया की सबसे सुसज्जित खान है, बैलाडेला छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले में, तो B2। ठीक है, नोवा मुंडी कहाँ है सर जी? नोवा मुंडी झारखंड में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। गुरु महिसानी उड़ीसा में है। आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, तो अब आप देख लीजिए A3, मतलब मैं ऐसे लगा लेता हूं इसको कि आप देखें कि गुरु महिसानी कहाँ है, तो गुरु महिसानी की बात करेंगे अगर, तो देखो गुरु महिसानी A3 हो गया, B बैलाडेला छत्तीसगढ़ में, C नोवा मुंडी झारखंड में, D कुद्रेमुख कर्नाटक में। 3 4 1 2 3 4 1 2 मैंने बताया हुआ है, तो कर लेना चाहिए आप लोगों को ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो बुडापेस्ट। ये क्वेश्चन जो है ऐसा है कि मैं मान सकता हूं कि चलो तुमको 1 2 3 नहीं पता है, लेकिन अगर तुमने मेरा रिवर वाला मैराथन भी देखा है तो मैंने बताया कि हैदराबाद बाबूजी मूसी नदी के तट पर है, तो पलेरू कहां से आ गई? हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है।
कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आप देखोगे 4 तो सही नहीं है, जो चौथा है वो सही नहीं है। आप देखो 4 कहां कहां पर है, तो 4 केवल यही कौन सा सही नहीं पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही सही सुमेलित नहीं है, तो 4 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बी और सी तो नहीं होगा, तो ये तो डी होगा या तो ए होगा। और कोई ऑप्शन दिख रहा है? बुडापेस्ट डेन्यूब में है, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, कोलोन राइन में है, ये भी ट्रू हो गया। न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी नहीं है, मिसौरी है, मिसिसिपी है, मिसौरी नहीं है। तो 3-4 जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस का हमें पता ही हो, कुछ का पता है तो आप लॉजिकल या रैशनल तुक्का लगा सकते हैं। मैंने रिपीट किया, लॉजिकल रैशनल तुक्का। ठीक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 वाला तुक्का नहीं, लॉजिकल, है ना। अब ये तो सबको पता है ना यार, बुडापेस्ट जो है उधर यूरोप में है, हंगरी की कैपिटल है, और डेन्यूब नदी जो है यूरोप की ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है। देखो, हिमालय कई बड़ी 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है। इसमें क्या गलत है भाई? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब तो 12मासी नदियां है ना, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल से उनको वाटर मिल रहा है। और दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून के अलावा दूसरा कहां से रेनफॉल मिल रहा है आपको पता ही है। दूसरा, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, वहां से मिल रहा है। तो स्टेटमेंट सही है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसीलिए तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से उनको पानी मिल रहा है। ए और आर दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, बी ऑप्शन हो गया। हिमालय की कई बड़ी 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है हिमालय, यहां हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, हिमालय की जो ऊंची श्रेणियां हैं वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। जी हाँ, 6000 मीटर औसत ऊंचाई है वृहद हिमालय की, तो उसको देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं है जलधारा। उनमें कौन सी ठंडी जलधारा है? महासागरीय जलधारा नहीं है। तो ठंडी कौन सी नहीं है? अच्छा एक बताओ, कैलिफोर्निया कैसी जलधारा है? ठंडी है, तभी तो शुष्क प्रभाव दे रही है। कैलिफोर्निया इज अ कोल्ड करंट, हम्बोल्ट इज अ कोल्ड करंट, अभी तो कोल्ड करंट। लेकिन 1 एंड 2 ब्राजील जो है यहां पर है, अगुलिहास भी जो है गर्म जलधारा है, ब्राजील और अगुलिहास गर्म धारा। बाकी दोनों कैसी हैं? बाकी दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक, अब आसान क्वेश्चन, अब मैं बोलूं कि मैंने पढ़ाया, हाँ पढ़ाया, ओशनोग्राफी जब पढ़ाई थी वहां पर मैंने इसका डिस्कशन किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई लोगों बच्चों का गलत हुआ है। देखो, जो हिंद महासागर में कौन सा कथन सही है? प्राचीन यूनानियों ने इसे एरिथ्रिया किया। एरिथ्रिया का मतलब होता है रेड, तो रेड सी, जो पूरा हमारा जो रेड सी है और इधर अरेबियन सी है, इस पूरे को उसने एरिथ्रिया कह दिया। ठीक है, यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ, हाँ जी, हिंद महासागर भूमध्य रेखा के पूर्व और भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण दोनों फैला हुआ है, ये सही है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन इसका सही आंसर है डी, 1 और 2 दोनों। अब मैंने फिर से एक बार ये पूरा पेपर डिस्कस किया। अब मुझे एक बात आप बताएं, क्या अब आपको लग रहा है कि आपको ये क्लैरिटी, मैं फिर से नहीं कमेंट करूंगा कि ये पेपर आसान है टफ है, ठीक है, ये तुम डिसाइड कर लो पेपर आसान है टफ है, क्योंकि तुम तुम्हारी तैयारी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो पेपर वॉज इजी और टफ। मेरा काम यह है कि मैं पेपर का एनालिसिस करा के आपको यह बता दूं कि क्वेश्चन देखो मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब फिजिकल से भी है, मैपिंग से भी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से भी है, इंडियन ज्योग्राफी से भी है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी जो मिनरल वाला पार्ट है, पोर्ट्स वाला पार्ट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये इस पेपर से हमको सीख मिलती है। 2025 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अगर हम पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करें तो क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स को भूलना नहीं है। वो बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ पेरियार नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बेसिक है। वो पूछ रहा है कि अगुलिहास ठंडी जलधारा है गर्म जलधारा है, ब्राजील ठंडी जलधारा है गर्म जलधारा है, बेसिक क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में मौजूद है और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये बात ये एकदम बेसिक है, मतलब इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस यहाँ पर शामिल नहीं। वो लिपुलेख दर्रा कह रहा है लद्दाख में है, अब दर्रे भी नहीं पढ़ोगे अगर ज्योग्राफी में तो तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो पूछ रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, वो कह रहा है कि सर नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मणिपुर में है। तो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मेघालय शिलोंग का पठारी पढ़ते हो, कि वो मणिपुर में नहीं है, वो मेघालय में है। मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल देके आपको इसलिए बता पा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ लें बहुत अच्छे से कि इस बार का जो पेपर था
वो आप डिसाइड कर लो पेपर इजी था, टफ था, लेंदी था, मैं ये बोलूंगा, पेपर मॉडरेट था, मैं ये भी बोलूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही आसान था। ठीक, अगर आपने हॉलिस्टिकली बहुत अच्छे से पढ़ा है, बार बार प्रैक्टिस की है, तो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। बट अगली बार के लिए सीख हमें मिलती है बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस बार बार करती रहनी है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बनी रहे, और इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे गए इस बार, उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। सिलेबस को पूरा देख जाइए। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पीवाईक्यू हमें बताता है कि कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये 2026 के लिए ज्योग्राफी की अब आपके सामने स्ट्रैटेजी आ गई है इस पेपर का एनालिसिस के माध्यम से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।